हेलो दोस्तों, आप सभी का डिटॉक्स की एक और वीडियो में स्वागत है। जहां आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एमसी या कहो मेन प्रोटैगनिस्ट जो अपनी फाइट्स के अंदर ऑल आउट चले जाते हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि हर एक शोनन प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी के अंदर एक ना एक ऐसा अपोनेंट जरूर आता है जिसे वो अपनी नॉर्मल एबिलिटीज से नहीं हरा पाता है, जिसके बहुत सारे रीजन होते हैं। एंड उसके बाद उसे एक अंदर से पुश मिलता है कि वो ग्रेटर पावर को अनलॉक कर सके। एंड उसके बाद हमें उनका एक बहुत ही कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है जो आगे जाके बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक एंड बैडएस मूवमेंट बन जाता है। कि देखो, सीरीज का तो फैन बेस है ही, लेकिन इन फॉर्म्स का अलग से सेपरेट फैन बेस बन जाता है। ये इतने ज्यादा कमाल की फॉर्म्स होती हैं और इनमें से कुछ ने तो इंटरनेट के सारे रिकॉर्ड्स को भी तोड़ा है। और जिन लोगों ने इन फॉर्म्स को विटनेस किया है वही समझ सकते हैं जो उस टाइम पे गूज बम्स आते हैं, उस चीज का नशा एक अलग ही लेवल का है। तो जानना चाहते हो कि वो कौन सी टॉप 10 फॉर्म्स या फिर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना ताकि आप किसी भी फॉर्म को मिस ना कर सको, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपको और भी कमाल के एंड बैडएस फॉर्म देखने को मिलने वाली है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और उन सभी पे बात करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 10 के ऊपर आने वाली फॉर्म के बारे में, जो है हमारे गॉन की अडल्ट फॉर्म। हंटर एक्स हंटर सीरीज के ऑलमोस्ट एंड के करीब हमें गॉन की ये अडल्ट फॉर्म देखने को मिलती है, जब वो निफर पिटो से फाइट कर रहा होता है, जो एक रॉयल गार्ड होता है चिमीरा एंड्स का। बेसिकली ये फॉर्म उसने बदला लेने के लिए करी होती है, क्योंकि उसके मास्टर काइट को निफर पिटो काफी गंदे तरीके से मार देता है, जिसके बदले में गॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो कॉन्शियसली इस फॉर्म को एक्टिवेट करता है, जहां पे वो इस सीरीज का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी बन जाता है उस पॉइंट के ऊपर। देखो, बेसिकली गॉन की जो नैन एबिलिटी है वो इस फॉर्म के अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। मतलब नॉर्मल जो उसकी फॉर्म है उससे तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। एंड उसका लुक, उसकी बॉडी सब चेंज हो जाती है, क्योंकि अडल्ट नाम ही से आप लगा सकते हो आइडिया कि उसकी जो बॉडी है वो अडल्ट की हो जाती है। एंड उसके बाल काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं जो हवा में देखने को मिलते हैं, जो इस फॉर्म को काफी ज्यादा इंटेंस एंड बैडएस बनाते हैं। एंड उसके जो चारों तरफ हमें ऑरा देखने को मिलता है, उसे देखने के बाद तो आपके गूज़बम्स रुकने का नाम नहीं लेंगे। लेकिन ये फॉर्म जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके उतने ज्यादा नुकसान भी हैं, क्योंकि इस फॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए गॉन ने अपनी लाइफ फोर्स को यूज किया होता है। एंड यही नहीं, इस फॉर्म के बाद वो कभी भी अपनी नैन एबिलिटी को यूज नहीं कर पाता है, तो रिस्क तो बहुत ही ज्यादा है इसके। एंड इसके बाद नंबर 9 पे हमें देखने को मिलती है आस्टा की ब्लैक फॉर्म। सीरीज में हमने काफी सारी बैटल देखी है आस्टा की, जो बहुत ही ज्यादा कमाल की है और उसका जो स्केल है वो हमेशा से ऊपर ही गया है। मतलब जैसे जैसे सीरीज के अंदर हम आगे जाते हैं, बैटल और भी ज्यादा इंटेंस होती जाती है, जहां हमें इस सीरीज के स्टार्टिंग में ही आइडिया लग जाता है कि आस्टा का डीमन से कुछ लेना देना तो जरूर है, क्योंकि जब वो पहली बार एंटी मैजिक स्वॉर्ड को पकड़ता है तो हमें उसके पीछे डीमन की झलक देखने को मिल जाती है। एंड वो चीज हमें काफी अच्छे तरीके से देखने को मिलती है जब वो विच फॉरेस्ट के अंदर लाडोस से फाइट करता है। एंड ये अपोनेंट उसका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि ये सभी तरह के जो मैजिक हैं उन सबको एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता था, और ये जितनी बार नीचे गिरता उतनी बार खड़ा हो जाता था, इसलिए इसके ऊपर किसी के भी अटैक काम नहीं करते थे। एंड इसके बाद हमें इस बैटल के अंदर देखने को मिलती है आस्था की पहली फॉर्म, और उसका पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है आस्था की ब्लैक फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर उसके पीछे हमें एक विंग देखने को मिलता है, और उसकी जो आधी बॉडी है वो ब्लैक मैजिक से कवर हो जाती है। मतलब एक ब्लैक सा कुछ उसके ऊपर देखने को मिलता है, जो उसकी फॉर्म को काफी ज्यादा स्कैरी बना देती है। एंड उस फॉर्म के अंदर जब वो अपनी स्वॉर्ड को लेके चलता है, जो बहुत ही ज्यादा इंटेंस और काफी ज्यादा बैडएस लगता है, जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को काफी ज्यादा आइकॉनिक बना देता है। देखो, वैसे तो हमें इस सीरीज के अंदर इस फॉर्म के अंदर काफी सारी इंटेंस और बहुत ही कमाल की बैटल देखने को मिली है। एंड यही नहीं, मांगा के अंदर तो हमें इसकी फुल फॉर्म, मतलब यूनियन फॉर्म, जहां पे उसके दोनों पंख आ जाते हैं, वो भी देखने को मिली है। लेकिन सबकी शुरुआत तो यहीं से होती है ना, तो ये इस फॉर्म को हम कैसे छोड़ सकते हैं। एंड इसके बाद नंबर 8 पे जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो बहुत ही ज्यादा डार्क ट्रांसफॉर्मेशन है, जो है हमारे कैन केनाकी का व्हाइट हेयर ट्रांसफॉर्मेशन।僕はグールだ。
देखो टोक्यो गोल में जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिले हैं वो सारे ही कमाल के हैं और कुछ तो इससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं, लेकिन जो ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है ये एक अलग ही तरीके से आपको हिट करेगा जब आप सीरीज में इसको देखोगे। तो ये आपको सीरीज के सीजन 1 के लास्ट में देखने को मिलेगा जहां उसके ऊपर काफी सारे टॉर्चर किए जाते हैं। आपको ये चीज तो पता होगी ही कि वो स्टार्टिंग में एक इंसान होता है, लेकिन एक गोल की वजह से वो एक ह्यूमन हाइब्रिड गोल बन जाता है, मतलब आधा गोल और आधा इंसान। और यही चीज की वजह से उसके ऊपर इतने सारे टॉर्चर किए जाते हैं जिसकी वजह से उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है जहां उसके जितने भी काले बाल होते हैं वो सारे व्हाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड उसकी जितनी भी एबिलिटीज होती है वो सारी बूस्ट हो जाती हैं। एंड उसके पास एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन भी होता है जिसे कहते हैं काकू हो, जिसकी मदद से वो किसी भी वेपन को मैनिपुलेट कर सकता है और उसे बना भी सकता है, जो उसकी काफी ज्यादा मदद करती है हर बैटल के अंदर। अब जब आप इसके ऊपर टॉर्चर होते हुए देखोगे केनाकी के ऊपर, तब आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक अलग ही लेवल पे हिट करेगा और काफी ज्यादा इंटेंस गूज़बम्प देगा आपको। और वैसे भी जितने भी व्हाइट हेयर कैरेक्टर्स होते हैं वो एक अलग ही लेवल के बैडएस होते हैं और उनमें से एक ये बंदा भी है। एंड इसके बाद नंबर 7 पे हमें देखने को मिलता है यूस्के का ट्रांसफॉर्मेशन, जो बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है देखने में। वैसे जिन्हें नहीं पता है कि यूस्के कौन है तो मैं बता दूं कि 90s की एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सीरीज यू यू हाकुशो का मेन कैरेक्टर जो प्योर मार्शल आर्ट्स के ऊपर बेस्ड है। मींस अगर आपको ड्रैगन बॉल पसंद है तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा पसंद आ सकती है, क्योंकि ये पूरी सिमिलर ही है उसी की तरह, जहां पे आपको इंटेंस बैटल फाइट मार्शल आर्ट्स काफी अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। खैर सीरीज के अंदर हमें ऐसे यूस्के के ट्रांसफॉर्मेशन देखने को तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे हम फाइनल आर्क के अंदर एंटर करते हैं तब उसकी ये जो डीमन फॉर्म है जिसे मोजुकु फॉर्म कहते हैं वो देखने को मिलती है, जो आपको थोड़ी बहुत सुपर सेन 3 की तरह देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके बाल काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हाँ वो पीले नहीं होते हैं, लेकिन उसके अंदर जितनी भी डिमोनिक पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी स्पीड और उसके जो बैटल करने का तरीका होता है आपके काफी ज्यादा गूज़बम्प दे सकता है। एंड बहुत ही जल्दी बैटल का हमें रिजल्ट भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये फॉर्म बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे हमने एडल्ट गॉन की फॉर्म देखी थी, ये उसी की तरह है जिसको वो बार बार यूज नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी लाइफ फोर्स इसमें यूज होती है। एंड इसके बाद नंबर 6 पे हमें देखने को मिलती है नाट्सू फायर ड्रैगन किंग मोड। जो हमें फेरी टेल सीरीज के अंदर देखने को मिलती है, जहां पे नाट्सू ड्रैगनियल जो सीरीज के स्टार्टिंग से ही एज अ ओवर पावर्ड कैरेक्टर के रूप में देखने को मिलता है, जहां इस बंदे की सारी फाइट काफी ज्यादा इंटेंस और बहुत ही कमाल की देखने को मिलती है। लेकिन इस सीरीज के क्लाइमेक्स के रूप में जब इसकी फाइट ज़ेरेफ से होती है तो उसके ऊपर कोई भी अटैक काम नहीं करता है। एंड उसके बीच में जब ग्रैंड मास्टर आ जाती है एंड उसको जब ज़ेरेफ हिट कर देता है तब हमें नाट्सू का रेज मोड देखने को मिलता है। वैसे तो हमें ड्रैगन फोर्स सीरीज के स्टार्टिंग में ही इंट्रोड्यूस करा दी जाती है, लेकिन इस फॉर्म के अंदर उसकी जो फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और उसके जितने भी फायर अटैक हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि वो ज़ेरेफ को भी टक्कर दे पाते हैं। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि इस फॉर्म के अंदर नाट्सू का जो लुक है वो चेंज हो जाए, जो जनरली हम देखते हैं वो एक फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है, लेकिन उसका नहीं होता है। उसके अंदर जनरली जो उसकी पावर होती है वो बढ़ जाती है बहुत ही ज्यादा। एंड इसके बाद नंबर 5 पे हमें देखने को मिलती है इचिगो की वास्टो लॉर्ड फॉर्म, जो बहुत ही ज्यादा भयंकर होती है, क्योंकि क्यूरा से फाइट करते टाइम जो एक अरंकार डाउनफॉल आर्क के दौरान हमें देखने को मिलती है, जहां पे इचिगो उससे बहुत ही गंदे तरीके से पिट रहा होता है एंड अल्क्यूरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसी फाइट के दौरान अल्क्यूरा अपने एक अटैक से उसकी छाती के अंदर बीच में एक बहुत ही बड़ा होल कर देता है, जहां पे एक नॉर्मल कैरेक्टर हो या फिर कोई इंसान भी हो तो वो तो देखो जिंदा नहीं बच पाएगा, क्योंकि हमारी जो ओरिहिमे है जो इस सीरीज में आपने देखा ही होगा वो रोने लगती है और उसकी जो रोने की आवाज है वो इचिगो सुन लेता है, जिसके बाद उसके ऊपर एक इंटेंस प्रेशर सा देखने को मिलता है जो बहुत ही कमाल का लगता है और वो अचानक से खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो अनलॉक कर लेता है अपनी वास्टो लॉर्ड की फॉर्म को, जो आप कह सकते हो कि हॉलिफिकेशन की लास्ट स्टेज भी है, जो पर्सनली मुझे तो काफी ज्यादा बैडएस लगती है और वन ऑफ द मेरी बेस्ट फॉर्म में से एक है, क्योंकि इसको देखने के बाद मेरे गूज़बम्प्स अलग ही लेवल पे थे, क्योंकि एक तो बहुत ही ज्यादा स्केरी वाइब देता है, क्योंकि इसके ऊपर आपको 2 सींग देखने को मिलेंगे, मुंह पे हॉलिफिकेशन वाला मास्क देखने को मिलेगा और उसकी बॉडी भी स्केलेटन से थोड़ी थोड़ी कवर होती हुई देखने
देखने को मिलेगी। एंड यही नहीं, उसके बीच में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा होल जो अभी तक हील नहीं हुआ है, जो इस फॉर्म को काफी ज्यादा स्केरी सा और बहुत ही कमाल का दिखाता है। एंड जहां पे हम देखते हैं कि शुरू से इस फाइट के अंदर अल्क्यूरा अपर हैंडेड होता है, लेकिन जब इचिगो इस फॉर्म के अंदर जाता है, जो उसको मारता है भाई साहब, देख के बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा आपको। और उसके बाद जो इसका बीजीएम बजता है पीछे, वो आपके गूज़बम्स को बैठने ही नहीं देगा, जो आपको पूरी फाइट के रूप में आपको उसका इंटेंस पता चलेगा। एंड इसके बाद नंबर 4 पे हमें देखने को मिलता है नारुतो का वेरिएंट मोड। जो उसका अब तक का सबसे ज्यादा तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब हमने जितने भी नारुतो सीरीज से लेके अब तक जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, ये उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो हमें तब देखने को मिलता है जब नारुतो एंड सास्के इशिकी के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जो एक ओत्सुसुकी क्लैन का मेंबर होता है। उस बंदे ने अपनी डोजुत्सु के इस्तेमाल करने के तरीके से हमारे सास्के एंड नारुतो को ना सिर्फ टक्कर दी थी, बल्कि 2 बार बहुत ही गंदे तरीके से हराया था, जिसके चलते सभी लोगों को बचाने के लिए हमारे नारुतो के पास और कोई चारा नहीं होता है और उसको एक बहुत ही बड़े सैक्रिफाइस के साथ इस फॉर्म को एक्टिवेट करना पड़ता है। देखो बेसिकली ये जो फॉर्म है हमारे नारुतो की, उसके अंदर कुरामा की लाइफ फोर्स यूज होती है, तो ये ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं करी जा सकती है, लेकिन जितनी देर करता है हमारा नारुतो, उसके अंदर उसके जितने भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट होते हैं और जो उसकी मार्शल आर्ट्स की जो टेक्निक होती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है। और जैसा कि मैंने बताया है कि इस फॉर्म के नुकसान भी हैं बहुत ही ज्यादा, जो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि एक, वो इस फॉर्म को दोबारा यूज नहीं कर सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये कुरामा के फोर्स पे बेस्ड है। दूसरा, इस फॉर्म को यूज करने के चलते उसको अपना बेस्ट बडी मतलब कुरामा को भी खो देना पड़ता है। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है 2023 का सबसे हाइप्ड मोमेंट, जो और कोई नहीं लूफी का गियर 3 है, जो वो काइडो के साथ बैटल करते समय अनलॉक करता है। और सबसे ज्यादा कमाल की बात मैं आप सभी को बताता हूं कि अब तक हमने जितने भी ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, सारे सीरियस लुक के साथ आते हैं, लेकिन ये इकलौता ऐसा मोड है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन है जो हंसते हुए आता है, क्योंकि हमारे जो इचिरा ओडा हैं, उन्होंने इस फाइट को या इस कैरेक्टर की जो ये फॉर्म है उसको टॉम एंड जेरी से इंस्पायर होकर बनाया था। देखो, उनको नहीं पसंद था कि जितनी भी शोनन एनिमी के अंदर आप जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा सीरियस होते जा रहे हैं, उनको वो चीज नहीं पसंद थी, तो उन्होंने इसको इस तरीके से बनाया ताकि वो इंजॉय कर सके और वो उनको फनी भी लग सके, जिसमें वो सक्सीड भी हो जाते हैं। जहां हमें बेसिकली देखने को मिलता है कि हिटो हिटो नो मी, जो लूफी का एक्चुअल डेविल फ्रूट है, जो अवेकन हो जाता है, जो उसकी इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा लूफी इस बैटल के दौरान पे काफी सारी अतरंगी और बहुत सारी अजीब चीजें करते हुए दिखाई देता है, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। और वो सब ये इसलिए कर पा रहा है क्योंकि एक, वो अपनी सराउंडिंग को मैनिपुलेट कर सकता है क्योंकि उसका फ्रूट अवेकन हो चुका है। दूसरा, वो अपनी आर्नामेंट एंड कॉन्कर हाकी को बहुत ही ज्यादा तगड़े अमाउंट में यूज कर रहा होता है। वैसे ये सारी चीजें हमने अपनी इस वीडियो के अंदर बता रखी हैं, जहां पे आपको गियर 6 से रिलेटेड भी चीजें देखने को मिलेगी, तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जहां पे आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा। एंड इसके बाद नंबर 2 पे सभी ट्रांसफॉर्मेशन का बाप यानी कि गॉड लेवल कैरेक्टर जो है हमारा गोकू, उसकी फॉर्म यानी कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में, जो हमारे नंबर 2 पे आती है, जो हमें यूनिवर्स के टूर्नामेंट के दौरान देखने को मिलती है, जो कितनी ज्यादा आइकॉनिक थी शायद मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। ये टूर्नामेंट के बैटल के उस मोड पे देखने को मिलती है जब वो अपनी सारी फॉर्म्स को एक एक करके यूज कर लेता है हमारे जीरन के ऊपर, लेकिन जीरन के ऊपर एक खरोच भी नहीं देखने को मिलती है। एंड उसके बाद वो अपनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक स्पिरिट बॉम्ब को यूज करता है, लेकिन वो भी फेल हो जाता है और सबको ऐसा लगता है कि अब हमारा गोकू मर चुका है और अब वो नहीं रहा। तब हमें देखने को मिलता है उसका ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म, जो लिटरली में बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक मूवमेंट था कि इसने ना सिर्फ इंटरनेट की वो साइट्स क्रैश कर दी थी जहां पे एनिमी स्ट्रीम की जाती है, बल्कि इसको उन साइट्स पे भी अपलोड किया गया था जहां पे एनिमी नहीं देखी जाती है, और इसने उन तक को क्रैश कर दिया था, जो बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक मोमेंट बन चुका था कि फैंस पागल हो चुके थे। लेकिन जब इस बैटल के एंड में हमारा गोकू इस फॉर्म को मास्टर कर लेता है, और उस मास्टर करते ही जब हमारे सारे गॉड्स खड़े होके इस ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सामने झुक के खड़े हो जाते हैं, वो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। इस फॉर्म के अंदर बेसिकली उसके जितने भी बाल हैं वो सारे व्हाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से
वो और भी ज्यादा बैडाइज देखने को मिलता है। कुछ भी कहो भाई साहब, मूवमेंट था भाई, मूवमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि इस भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी भला कोई मूवमेंट आ सकता है जो रैंक 1 पे आना डिजर्व करता है, क्योंकि ऑलरेडी सारे मूवमेंट्स तो कवर हो चुके हैं एंड गोकू के ऊपर अल्ट्रा इंस्टेंट के आगे भी जा सकता है। ऐसा कौन सा मूवमेंट है भाई साहब? तो मैं बता दूं दोस्तों, देखो वैसे तो काफी सारे अभी भी मूवमेंट बाकी हैं, लेकिन हमने सोचा था कि हर सीरीज से हम एक ही मूवमेंट को उठाने वाले हैं। लेकिन जब हमने इस वीडियो के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था तो हमने ये चीज देखी कि ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत आखिर होती कहां से है, तो उसको तो लेना बनता ही है। जी आप सही समझ रहे हो, मैं बात कर रहा हूं हमारे गोकू के सुपर सेयन 1 के बारे में। देखो भाई साहब, डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मूवमेंट हमें 1991 में देखने को मिला था, जिसका क्रेज कितना ज्यादा था वो शायद आज के लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जितने भी लोग 90s के थे शायद उन्हें सीरीज के बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसने कभी गोकू का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि जब से उसने अपने सुपर सेयन को अनलॉक किया था ये एनिमी सीरीज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी और इसको एक अलग ही लेवल की रिकॉग्निशन मिल चुकी थी वर्ल्ड लेवल पे। और इसका तो 90s की एज के अंदर भाई साहब पीले चमकीले बालों का एक अलग ही क्रेज था। लोगों के अंदर उसके बालों और उसका जो ये पोज देखने को मिलता है उसका एक अलग ही क्रेज देखने को मिला था उस टाइम के दौरान पे। तो आज के टाइम पे हमें भले ही गोकू के काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल चुके हैं, लेकिन इस फॉर्म की बात ही अलग है जो उस टाइम पे एक बहुत ही आइकॉनिक हुआ करती थी। हाँ वो अलग बात है कि अब गोकू सुपर सेयन 1 को इतना ज्यादा यूज नहीं करता है, क्योंकि वो कंपेरेटिवली अब जितने भी उसके अपोनेंट होते हैं वो उससे तो नहीं हार सकते हैं, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये एक अलग ही गॉड लेवल मानी जाती थी। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अगर आपको लगता है कि कोई और भी ट्रांसफॉर्मेशन बचा है तो वो आप नीचे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई रैंकिंग नहीं पसंद आती है तो आप अपनी खुद की रैंकिंग कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, वहां पे हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको ऐसे ही और भी कमाल की वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।